बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जो किसानी छोड़ रहे हैं। देखिए, किसान छोड़ रहा है, अगर फार्मर फार्मिंग छोड़ देगा तो भारत की उन्नति रुक जाएगा। शायद लास्ट टाइम आप आप क्षेत्र क्रमांक 1 से थे और आदित्य बाबा भी शायद क्षेत्र क्रमांक 2 से थे, तो फिर उनके साथ आपका जो चुनाव रहा वो कैसा रहा? बहुत अच्छा। मतलब लगता था कि मैं 2 क्षेत्र का जिला पंचायत सदस्य हूँ। मैंने सुना आपके पिताजी को भी नोबेल पुरस्कार मिला है। एग्रीकल्चर पे काम करने के लिए कई राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड भी उनको मिले हैं। पहले क्या होता था ना, एग्रीकल्चर को लोग बाई चांस ले लेते थे, बाई चॉइस नहीं लेते थे। लेना चाहिए ना। 1 एकड़ खेत को पहले जोतने में 350 किलोमीटर चलना पड़ता था। आपकी, मैंने सुना है आपका लव मैरिज हुआ है। बस पसंद पहले हम लोग कर लिए और बाद में परिवार वालों ने शादी कर। देखेगा तो बिलीव ऑन सीन। आपके अभी तक के पूरी जर्नी में ऐसी कौन कौन सी समस्या है जो जीवन में तो रोज ही समस्या है। हाँ, या कह लीजिए रोज कोई ना कोई चैलेंज है। अगर समस्या उसको ना कहे तो चैलेंज है। नमस्ते, मेरा नाम साक्षी कुशवाहा है और आप सभी का पॉडकास्ट विद साक्षी में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो मल्टी टैलेंटेड है। उनके फार्मिंग से, उनका रियल एस्टेट का बिजनेस है, साथ में उनका खुद के बिजनेस है और सबसे अच्छी बात कि वो एक पॉलिटिकल लीडर भी हैं। तो आइए जानते हैं कि वो इतने सारे अचीवमेंट कैसे किए और उनकी जर्नी कैसी रही। नमस्ते सर। नमस्ते। आपके बारे में काफ़ी सुना है कि आप फार्मिंग्स करते हैं और आपके रियल एस्टेट के भी बिजनेस है, आपका खुद का भी एक और बिजनेस है। तो सर, आप बचपन से मल्टी टैलेंटेड थे कि ये करते में हुआ है? फार्मिंग परिवार का परंपरागत प्रोफेशन रहा है और मैं बचपन से खेती देखा बाबूजी के साथ अपने, और खेती में आगे चल के पढ़ाई को पूरा करने के बाद में खेती में हम लोग साथ में काम करने लगे और उसको आगे बढ़ाने लगे। अच्छा। और परिवार की ज़रूरत, चूँकि हम लोग व्यावसायिक परिवार से हैं, तो उनको देखते हुए बिजनेस भी मैंने साथ साथ किया। और आदरणीय यूएस सिंहदेव जी जो आज इस दुनिया में नहीं है, आदरणीय टीएस सिंहदेव जी के पहल पे मेरी खेती में बहुत अच्छी पकड़ थी, तो मौका लगा एक राजनीतिक जवाबदारी का, तो मैं फिर वहाँ से राजनीति में भी कदम रखा और जो जवाबदारियां मिली उनको हम लोग करते गए। मल्टी टैलेंट का बात नहीं है। इस जीवन में जब जो मौका लगा उसको बहुत बेहतर करने का एक प्रयास रहा है, और उसमें कहीं ना कहीं पे मौका लगा समाज से कुछ काम करने का, मौका लगा परिवार से, चूंकि परिवार का मैं बड़ा बेटा हूँ तो यहाँ पे काम करने का मौका लगा, और कुछ दोस्तों के साथ मिलकर के हम लोग अन्य व्यवसायिक गतिविधियों पे भी काम किया और अच्छा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। मतलब जैसे जैसे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती गई आप उनको ग्रैब करते गए। हर किसी के पास मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो उनको बस उसको ग्रैब करने का देरी रहता है। महसूस करना पड़ेगा, और उस समय पे आपको जो जवाबदारी मिल रही है, जो आपको मौका मिल रहा है, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, उसे कोशिश करना पड़ेगा कि अपनी बेहतर से बेहतर मैं उसमें अपना दूं। तो शायद ये सब चीजें आपको, जो आज आप मेरे बारे में कह रहे हैं, वो सब चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन आपको उनको जवाबदारी को और उस अपॉर्चुनिटी को आपको निभाना पड़ेगा। आपको जवाबदारी के साथ काम करना पड़ेगा, और काम करेंगे तो ये रिजल्ट्स आपके पक्ष में आएंगे, क्योंकि मेहनत सबसे महत्वपूर्ण चीज है और बहुत लगन के साथ कामों को करना पड़ता है। आपकी स्टडीज कहाँ से कंप्लीट हुई है सर? मैं ग्रेजुएशन तक तो अंबिकापुर से ही किया हूँ। अच्छा। और ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद मैं दिल्ली में भी सीए की पढ़ाई के लिए 2 साल मैंने वहाँ किया, और उसके बाद फिर मैं आकर के अपने व्यावसायिक पारिवारिक कामों में लग गया। अच्छा, और फिर आपकी, मैंने सुना है आपका लव मैरिज हुआ है। नहीं, परिवार में ही शादी घर वालों के पसंद से हुआ है। बस पसंद पहले हम लोग कर लिए और बाद में परिवार वालों ने शादी कर दिया। कोई हाँ, यही कहानी है बस। अच्छा, मेरे को लगा कि कॉलेज वाला या फिर अब वो पुरानी बात सब अच्छा रहा, और आज हम लोग बहुत अच्छे से 30 साल हो गया शादी को। अच्छा, अच्छे से हम लोग दोनों के, मतलब मैं ये चीज के लिए बहुत ज्यादा मान रही हूँ, क्योंकि आजकल के लव मैरिज में भी बहुत कम टिकते हैं रिश्ते। अब नए लोगों को ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि समाज में, हम लोगों की सभ्यता और समाज में शादी एक बार होती है और जवाबदारी पूरे जीवन उसको निभाना पड़ेगा। तो परिवार, बच्चे और घर, ये सब व्यवस्थित चलेंगे। इसमें आप बहुत ज्यादा
अच्छा खराब प्लस माइनस इसमें मूल्यांकन का स्कोप शादी के पहले तो है, शादी के बाद नहीं है। अभी जो यूथ है उसको मेरा यही सजेशन है कि सुकून का जीवन जो है अच्छा। वो जो हमारा एक पारिवारिक परंपरा बना हुआ है उसको निभाए। कई जगह सुनने में मिलता है कि नहीं आजकल तो हम शादी नहीं करेंगे, अकेला जिंदगी जी लेंगे। तो कोई आजकल बहुत सारे अन्य जैसे डॉग हो गए इन सब चीजों को साथ में पाल ले रहे हैं, उसको एक बच्चे के समान रख रहे हैं। लेकिन पारिवारिक और सामाजिक जीवन जीने के लिए आपको जो व्यवस्था सनातन ने दी है, जो व्यवस्था हम लोगों के पारिवारिक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो एक्ट है वो इसी पे बना ही हुआ है कि आपको पारिवारिक जवाबदारियों के साथ, सामाजिक जवाबदारियों के साथ आपको अपना वंश वृक्ष भी बढ़ाना है और आप जिस घर परिवार में रह रहे हैं वहाँ पे वो सब सुख सुविधाएं आपको भी देनी है जो आपके माँ बाप ने आपके लिए किया, और आप भी मदर फादर बनते हुए अपने परिवार के व्यवस्थाओं को अच्छे से चलाएं। तो मैं अभी के यंग पीढ़ी से यही कहूँगा कि आप पसंद से शादी करो, आप परिवार वालों के हिसाब से शादी करो, लेकिन शादी को निभाओ। हाँ, आजकल के डेट पे क्या हुआ है कि शादी निभ नहीं रही है, मतलब शादी अरेंज हो या लव हो, क्या बहुत ज़्यादा झगड़े या कुछ सालों बाद डिवोर्स ये आम हो गया है आज के डेट पे। आम तो नहीं हुआ है, बढ़ा है। हाँ। और मेरे ख्याल से एक दशक चलता है, 10-20-30 साल के बाद में कुछ ऐसा समाज में जो बदलाव आता है तो उसमें रीति और कुरीति दोनों आते हैं। और वो दौर मेरे को लगता है अब स्ट्रीम लेवल पे है। कुछ जो यूरोपियन कल्चर कह लीजिए या कह लीजिए पश्चिम सभ्यता जो है वो कहीं कहीं पे उनकी भी जीवन शैली बहुत अच्छी है, लेकिन हम लोगों ने उनमें से कुछ चीज़ों को अडॉप्ट किया और बहुत सी चीज़ों को हमने अपना छोड़ दिया। तो इस कारण से कुछ दिक्कतें आई हैं। पर यह है कि आने वाले समय पे परिस्थितियां देखिएगा आप सामान्य होंगे और मैच्योरिटी आ रही है इस नए समाज में। जो आज देश हमारा युवाओं का है इसमें मैच्योरिटी आ रही है और 2-4-5% ही मैं बोलूँगा अभी बढ़ा है। पहले भी रेशियो था ये, बट अभी रेशियो बढ़ा है और आने वाले समय में ये रेशियो स्टेबल होगा। बहुत मैच्योरिटी के साथ लोग अपना जीवन जिए, मेरे तरफ से तो यही पहल है। अच्छा, आपका सबसे पहला स्टार्ट आप फार्मिंग से ही स्टार्ट किए? फार्मिंग से। फार्मिंग मैं 92 से अपने फादर के साथ शुरू किया। उस समय हमने पहली खेती एक स्वर्णा धान का था, लहसुन का था, जो मैं बाबूजी के साथ खेती शुरू किया और मक्के की खेती शुरू किया। उसके बाद में 95 के आसपास फिर मैं बिजनेस में भी आया। अच्छा। और एग्रीकल्चर से जुड़ा ये मशीनरी का काम मैं किया और उसी टाइम में फिर मैं एग्रीकल्चर सीड लाइन में भी, छोटा मार्केट था अंबिकापुर, सभी चीज़ को रख के बेचने से या शॉप में रखने से काम चलता था। तो एग्रीकल्चर सीड्स का काम शुरू किए, किसानों के घर जाना, किसानों को बताना, किसानों के साथ मिल करके उनको सीड्स के बारे में, हाइब्रिड सीड क्या होता है, अधिक उपज कैसे लिया जा सकता है, इस पे काम हम लोग किए। मैंने आपके बारे में रिसर्च किया तो मेरे को ये चीज़ पता चला, क्योंकि अब आपसे मिलने आ रहे थे तो कुछ चीज़ें पहले से जानना ज़रूरी है कि आप यहाँ पे जो सरगुजा है यहाँ पे एडवांस फार्मिंग के स्टार्ट आपने किया। हाँ, 1996-97 से मैं खेती में काम फील्ड में करना शुरू कर दिया था। 2005 में जब हम लोग बाकी जगह पे कंपनियों के कॉन्फ्रेंस मीटिंग में जाते थे तो दिखता था कि अंबिकापुर का खेती और बाहर की खेती में बहुत अंतर है। कुछ बेल्ट थे हमारे, डिगमा, सरगवा, सकालो, अजबनगर, सिलफिली, यहाँ पे फार्मिंग अच्छी होती थी, बट अराउंड सरगुजा में नहीं होती थी। और मैं ये महसूस कर लिया था कि जो नासिक का क्लाइमेट है वो यहाँ का है। अच्छा। जो एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए इंडिया का बेस्ट क्लाइमेट में से ये अंबिकापुर है। तो 2005 में बिलीव ऑन सीन का एक समय, हाँ मतलब एक समय उस समय भी था और आज भी है। तो मैं आदरणीय यूएस बाबा साहब जो सरगवा में उनकी ज़मीन थी, उनसे मैंने ज़मीन रिक्वेस्ट किया तो मुझे दिए लोगों को खेती दिखाने के लिए। तो संकल्प 2005 के नाम से मैंने एक कार्यक्रम चलाया और उस समय बहुत लिमिटेड किसानों के पास मोबाइल हुआ करता था, पता नहीं उस समय था भी कि नहीं। और हम लोगों को सूचना भर दे देते थे। फिर मैं वहाँ टमाटर की, मिर्ची की, पपीते की, खीरा, करेले का जो एडवांस फार्मिंग है ड्रिप के साथ, वो लोगों को दिखाना शुरू किया। मुझे कहते हुए बड़ा खुशी हो रहा है
कि सरगुजा में पहला ड्रिप मैंने लगाया 2002 के आसपास में। और उस टाइम पे? हाँ, 2002 के आसपास में ड्रिप लगाया। अमाबारी मेरा एक खेत का नाम है, विमल चावड़ा जी के सजेशन पे। और पहला ड्रिप था संभाग में। फिर वो मुझे लगा कि अब इसे लोगों को बताना चाहिए। तो जब लोगों को बताने के लिए पहल किया तो उन लोग बोले कि नहीं, ड्रिप हम नहीं कर पाएंगे। तो मैं विदाउट ड्रिप सरगावा में 2005 में खेती करके लोगों को दिखाया। और जब वो एडवांस फार्मिंग की तरफ मूव हुए और जो चैलेंजेस थी उस चैलेंजेस को हमने ध्यान में रखते हुए मूव हुए, तो हम 2 महीने एडवांस प्रोडक्शन निकालना शुरू कर दिए टमाटर का। 2 महीने एडवांस हम चिली का प्रोडक्शन निकालना शुरू कर दिए। अच्छा। और किसान पहले 100-200 आते थे, फिर 500, फिर हजारों किसान अपने आप आते थे। अच्छा। और वहाँ से लोगों को एक रास्ता दिखा एडवांस फार्मिंग का, और 2 साल तक ये चला। फिर कुछ किसानों को मैं रायपुर और 1-2 जगह ले गया, जो आज वो अंबिकापुर के बड़े बड़े किसान हैं, उनको दिखाया। और धीरे धीरे एडवांस खेती का कारवां यहाँ शुरू हुआ। धौरपुर में हमारे एक मुन्ना खान जी थे, उनके खेत में भी हमने ट्रायल किया। ऐसे करते करते फिर जब कारवां बड़ा हुआ तो 10 एकड़, फिर 20 एकड़, फिर 50 एकड़, आज तो हजारों एकड़ में यहाँ पे टमाटर, मिर्ची और आधुनिक खेती हो रही है। 2007-8 में फिर मैंने ड्रिप पे काम करना शुरू किया। लोगों को ड्रिप पे हमने जोड़ने का कोशिश किया। जब उनका मन हो गया एडवांस फार्मिंग पे, तो लोग फिर ड्रिप पे आने लगे। ड्रिप पे आए, और ड्रिप पे आने के बाद में लोगों का फिर वो अपने आप नए नए चीज़ों को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। इस बीच में जब मैं संतुष्ट हो गया कि अब किसान अपना रास्ता पकड़ लिया है, तो फिर मुझे लगा कि यहाँ से बहुत कुछ हो सकता है। तो आजकल तो कहानियाँ बनती हैं कि रोज 100 पिकअप माल निकलता है, 200 पिकअप माल निकलता है, कोई 1 करोड़ का बेचता है, कोई 2 करोड़ का बेचता है, कोई 50 लाख का बेचता है। मतलब किसान लाख रुपया देखना शुरू कर दिया था। और आज बहुत संपन्नता के तरफ सरगुजा का किसान आगे बढ़ रहा है। और कुछ 100 किसान तो बड़े हो गए, अब कुछ हजार किसान बड़े हों, इसके लिए भी हम लोग पहल करते रहते हैं, निरंतर पहल करते रहते हैं। और उस पर आज मेरा पूरा परिवार मेरे साथ काम कर रहा है। आने वाले समय में ये दिखा कि अब जो है फार्मिंग में कुछ बीमारियां बहुत तेजी से आने लगी थी। हाँ। अब उनका ऑप्शन था कि उसको ग्राफ्ट करना है। रायपुर से पौधे ग्राफ्ट होके आ रहे थे, अभी भी आते हैं। फिर छोटे किसानों को बड़ा दिक्कत हो रहा था। फिर मेरा बेटा भी पढ़ाई करके कंप्लीट करके आया। फिर इस परेशानी को, चूंकि हम लोग व्यावसायिक रूप से और परिवार में परंपरागत एग्रीकल्चर करते रहे, तो फिर ये ग्राफ्टिंग यूनिट हमने भी यहाँ पे डाला, टमाटर, मिर्ची, बैगन के ऊपर, तरबूज के ऊपर। और वो छोटे किसानों की संख्या बहुत बढ़ने लगी। और आज 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ कि किसान प्रकृति के साथ लड़ रहा है, किसान मिट्टी की जो समस्याएं उनको समझ रहा है और उनके हिसाब से वैरायटी का चयन कर रहा है, उत्पाद कर रहा है, और एक आर्थिक रूप से संपन्न हो रहा है। और ये बहुत खुशी की बात है कि यहाँ का जो क्लाइमेट है, ये जब हम पढ़ लेंगे तो भारत में सबसे अच्छा सब्जी उत्पादन करने वाले जो कुछ प्रदेश के जो हिस्से हैं, उनमें से ये एरिया बहुत अच्छा है। और यहाँ पे सब्जी उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ रही है। अभी तो जैसे कि अब तो लगभग ड्रिप हर घर में हो गया है। और मैं ऐसा रिसर्च की थी किसानों के ऊपर, तो मेरे को ये पता, बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जो किसानी छोड़ रहे हैं और किसानी छोड़ के शहर में बस रहे हैं, या फिर बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ किसान सुसाइड कर लेते हैं जो काफ़ी छोटे किसान होते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, किसान छोड़ रहा है, ये सुनना और इसके ऊपर डिस्कस करना एक बहुत चिंताजनक विषय है। मतलब अगर फार्मर फार्मिंग छोड़ देगा तो भारत की उन्नति रुक जाएगा। भारत की जो प्रगति है, भारत की जो उन्नति है, वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से ही है। आप कितना भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम दे दीजिए, आप कितना भी सब्सिडी की योजनाएं बना दीजिए, बहुत अच्छा है, एक उनको प्रारंभिक शुरुआत के लिए व्यवस्थाएं बन जाएंगी। आप स्टार्टअप में 100 योजनाएं ला दीजिए, लेकिन जब आप यूथ को स्टार्टअप में एग्रीकल्चर को जोड़ देंगे, जब यूथ को स्टार्टअप में आप इन चीजों को जोड़ देंगे, यूथ महसूस करने लगा है कि मैं एग्रीकल्चर में भी इनकम है। अब संसाधन
कम है, इरिगेशन की व्यवस्था नहीं है, फार्मिंग महंगी हो रही है, इंश्योरेंस में गवर्नमेंट का कंट्रोल है। आज मैं व्यवसायी के रूप में इंश्योरेंस कुछ भी करा सकता हूँ। मैं अपना इंश्योरेंस अपने शॉप का करा सकता हूँ, अपने गोडाउन का करा सकता हूँ, अपने कच्चे माल का करा सकता हूँ, अपने मैं इंश्योरेंस के लिए मुझे कहीं कोई बाधा नहीं है, मैं करा सकता हूँ। लेकिन एग्रीकल्चर में जैसे आप इंश्योरेंस के जाएंगे तो यहाँ पे चयनित क्रॉप का इंश्योरेंस होता है। हाँ, मैं ये चीज़ अगर चयनित क्रॉप का इंश्योरेंस हो रहा है और आप कहेंगे कि सरगुजा के लोग अगर मिर्ची की खेती कर रहे हैं, टमाटर की खेती कर रहे हैं, तो बोलेंगे नहीं आपके पास आलू का एग्रीकल्चर में हम इंश्योरेंस करेंगे, उसमें भी 100 नियम है। हाँ, हम आपका टमाटर का इंश्योरेंस नहीं करेंगे। एक उदाहरण का बात कर रहा हूँ मैं। तो जब तक रोपित क्रॉप का इंश्योरेंस नहीं होगा, लागत कितनी है आज? आप कृषि विभाग के अधिकारियों से, हॉर्टिकल्चर के अधिकारियों से पूछें तो जो रनिंग लागत है क्रॉप की, इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ करके, ड्रिप को छोड़ के, मल्चिंग को जोड़ते हुए ड्रिप को छोड़ करके, और आपका जो रनिंग कॉस्ट है क्रॉप का, वो 1 लाख से कम नहीं है किसी भी वेजिटेबल क्रॉप में लगभग, और आप उसका इंश्योरेंस कर नहीं रहे हैं। प्राकृतिक कारणों से अभी देखिए तूफान आया, हाँ, कई बार तूफान आते हैं, कई बार अति वर्षा हो गई है इस बार, अभी मक्का का खेती बिल्कुल नहीं हो पाया है। तो जब इन परिस्थितियों में गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, ठीक, तो क्या होगा सपोर्ट कि आरआई पटवारी के माध्यम से हमारा जांच होगा और हमको अतिवृष्टि में कुछ 2-4 हजार 5 हजार रुपए का एक कंपनसेशन मिल जाएगा, ठीक। लेकिन जब आप हेल्थ को इंश्योरेंस के साथ जोड़ सकते हो और जोड़ने के बाद में आप हमारा हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, चाहे जो भी स्कीम गवर्नमेंट दे रही है, तो क्या जब इतने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं, आज आप डिजिटल सर्वे कर रहे हैं, अनावारी रिपोर्ट डिजिटल बना रहे हैं, एग्रीकल्चर को के इंश्योरेंस को आप कमांड पे रखे हैं। अब जब तक एग्रीकल्चर के इंश्योरेंस को कमांड पे रखेंगे और बैंकिंग जब तक फार्मर को और बड़े मन से सपोर्ट नहीं करेगी, मैं इसमें कहना चाहूँगा कि कमर्शियल बैंकों को भी जब उनका आगे आने का मौका लगता है तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम कमर्शियल बैंकों को भी मिले, कोऑपरेटिव और ग्रामीण बैंकों के अलावा। तो ये जब कैनोपी बड़ा होगा, इंश्योरेंस जब बड़ा होगा और किसानों को एक सही मंडी मिलेगी, किसानों को सही एमएसपी मिलेगी, तो एक बड़ा हम लोगों को बदलाव खेती में दिखेगा। अब मैं एमएसपी के बारे में मेरे साथ एक जुड़ा हुआ बहुत बड़ा अच्छा वाकया है, ये तुम्हें बताता हूँ। हाँ, बिल्कुल। मैं 95 से फार्मिंग कर रहा हूँ, हाँ, और मैं खेती भी कर रहा हूँ, खेती के साथ में मैं पॉलिटिक्स में भी हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। पिछले लोकसभा चुनाव में मुझे एक बहुत बड़ा संजोग मिला, अच्छा, कि राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा में हाँ, अंबिकापुर आए। हाँ, मेंड्रा कला की सोसाइटी में हाँ, वो मात्र बोले थे मैं सिलेक्टेड 50 किसानों से मिलूंगा। आदरणीय टीएस सिंहदेव जी के पहल पे मेंड्रा कला में एक फार्मर्स के साथ में मीटिंग तय हुई। अब फार्मर ने अपनी बात रखी, कोऑपरेटिव बैंक के इशू से लेकर के, धान बेचने की बात से लेकर के, गन्ना की बात से लेकर के, मक्का की बात में लेकर के राहुल जी बहुत गहराई तक चर्चा की। मात्र 50 किसानों के साथ में 1 घंटे का 1-to-1 टाइप डिस्कशन हुआ, और वो डिस्कशन के बाद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के साथ में लंच के टाइम में जो भी उनका डिस्कशन हुआ होगा, मैं उस समय जिला कांग्रेस का अध्यक्ष भी था। अच्छा, और पूरे देश में अंबिकापुर से घोषणा हुई कि अगर लोकसभा में कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है तो एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा, ये अंबिकापुर से घोषणा हुई। तो 1% उसमें सरगुजा के किसानों की भी भूमिका है। और जब ये बात मैं आदरणीय टीएस सिंहदेव जी से पूछा तो बोले कि नहीं, आप लोगों के डिस्कशन के बाद राहुल जी के दिमाग में ये बात आई होगी, और यहाँ पर खड़गे जी के माध्यम से ये घोषणा हुई कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। ये बात अलग है कि सरकार में कांग्रेस नहीं आई, अच्छा, लेकिन ये विषय तो बन गया। हाँ, और ये विषय बना, और ये सरगुजा की धरती से बना, और ये हमेशा ये बात याद रहेगा कि कहीं ना कहीं मेरे जीवन की एक बड़ी राजनीतिक उपलब्धि मानता हूँ कि मैं जब अध्यक्ष था
और जब टी.एस. सिंहदेव जी ने एक फार्मर मीटिंग कराई और राहुल जी उस मीटिंग में बैठे और बड़े नेताओं का जो भी बात हुआ होगा, उसके बाद में किसानों के हित में घोषणा भारतवर्ष में अंबिकापुर के मैदान से हुआ कि एमएसपी को कानूनी मान्यता मिलेगी। जिस दिन एमएसपी को कानूनी मान्यता मिल जाएगी, जिस दिन इंश्योरेंस में बिल्कुल ओपन हो जाएगा, जैसे ट्रेडिंग का इंश्योरेंस होता है, इंडस्ट्री के इंश्योरेंस होते हैं, उसी तरीके से जिस दिन कृषि का इंश्योरेंस होने लगेगा, आप मान के चलिए कि बैंकिंग लोन भी बढ़ेंगे, क्योंकि जब इंश्योरेंस होगा तो लोन बढ़ेंगे। आज मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके बैंक व्यवसायी को या उद्योगपति को लोन दे रही है, बट इसके ठीक पीछे आप देखिएगा कि इंश्योरेंस का हर साल बैंक में जब तक आपका लोन चल रहा है, जब तक आपका रीपेमेंट चल रहा है, तब तक बैंक हर साल आपके स्टॉक स्टेटमेंट लेती है और उस स्टॉक स्टेटमेंट के आधार पे या तो आप इंश्योरेंस करा के दोगे या तो बैंक आपका इंश्योरेंस स्वयं करा देती है। तो जब सुविधाएं सेफ होंगी तो आप ये मान के चलिए कि किसानों को और तेजी से उन्नति और प्रगति का रास्ता दिखेगा। अभी मैं देखी हूँ छोटे किसानों को, जैसे कि सब्सिडी वगैरह ही हो गया, तो जो छोटे किसान होते हैं उनको सब्सिडी वगैरह बहुत कम, या तो उनको उस योजना के बारे में पता ही नहीं होता है, या तो उनको फिर बैंक भी वो सब्सिडी, क्योंकि बैंक से ही सैंक्शन होता है, तो वो छोटे किसानों को नहीं देते हैं। ऐसा क्यों? इसमें दो चीजें हैं। हाँ। जैसे मैं सबसे छोटे किसानों को बात करूं तो वन अधिकार पत्रधारी कृषक, जिनको शासन ने कोई योजना बना के वन अधिकार पत्र दिया, अब उनको केसीसी बनाने में ऑप्शनल है। एक समिति बनाती है, एक समिति नहीं बनाती है। ठीक। अब उनको धान का पंजीयन कराना, तो एक कोऑपरेटिव बैंक में धान का पंजीयन हो रहा है, उसी कोऑपरेटिव बैंक की दूसरी शाखा में धान का पंजीयन नहीं हो पा रहा है। आगे देखेंगे तो जब वो आपका जो अभी पटवारी की तरह भूया पोर्टल में अपलोड कर रहे हैं नक्शा, 30% लोगों का नक्शा हो गया अपलोड, 40% लोगों को नहीं पता। ये जो नई करा पा रहे हैं, ये वही लोग हैं जो भारत में सबसे पीछे हैं। उनको न तो अपने अधिकार पता है पूरा, और न वो इतना सक्षम है कि वो उसके लिए चक्कर काटें और अपने कामों को कराएं। फिर वो जो है जैसे एक स्थिति में अपनी जिंदगी को वो काट लेते हैं। जब हम लोग इन चीजों को आगे बढ़ते हैं और उठाते हैं तो पता चलता है कि एक बकालो गांव है, 2018 में वहां 5 लोग धान बेचते थे। एसटी गांव है, एक गांव को उदाहरण बता रहा हूं। आज कितने लोग धान बेचते हैं? आज वहां पे 95 से 90 लोग धान बेच रहे हैं। एक उदाहरण, खैरबार सरगुजा के सबसे बड़े पंचायतों में से एक, 10 लोग धान नहीं बेचते थे। आज वहां पे समिति खुल गई है, लोगों को जागृत किया गया। 2019 के बाद वहां पे धान बेचने की संख्या 10 टाइम बढ़ गया। आपको एग्रीकल्चर में सबसे नीचे वाले लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम उनके लिए बनना चाहिए। आज बहुत सी स्कीम बनते हैं जिसमें ये वादा हो जाता है कि 2.5 एकड़ रकबा होगा तो आपको इस स्कीम का लाभ मिलेगा। हाँ। मैं ये कहता हूं कि अगर वो किसान है तो उन्हें उनके स्कीम का लाभ मिलना चाहिए। ये जो योजनाएं अलग अलग बनती हैं, लघु सीमांत कृषक के लिए योजना जो बनती है, वो सारे लघु सीमांत कृषक को अप्लाई हो। अगर सारे लघु सीमांत कृषक को अप्लाई नहीं होगा तो ये मान के आप चलिए कि जो पीछे का फार्मर है वो पीछे ही रह जाएगा, और सबसे मेहनत करने वाला वो किसान है। आज आप देखेंगे मक्का का खेती जो सरगुजा में बढ़ा, उसमें मैंने भी काफी काम किया है। आज मक्का कहाँ होता है? उन अपलैंड में होता है जहाँ पर कोई इरिगेशन की व्यवस्था नहीं है। मक्का आज जहाँ पे होता है उन किसान की आर्थिक संपन्नता बढ़ गई। लेकिन कोई पूछा क्या कि 2024-25 में इतनी बारिश हुई, मक्का की फार्मिंग नहीं हुई। तो अब वो क्या कर रहे हैं? उनके पास कोई दूसरा फार्मिंग है क्या? और नहीं है तो उनका साल भर का बजट तो फेल हो गया, अगले साल उनका हिम्मत भी टूटेगा। तो छोटे और लघु सीमांत कृषकों को पारिवारिक विवादों के कारण, जो आपस में उन लोगों के जमीन बंटवारा का इशू रहता है, एक बार वो एनपीए हो गए, मतलब उन्होंने लोन नहीं पटाया, इन कारणों से जो उनको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलता है, उन्हें आर्थिक मदद नहीं मिलता है, तो किसान टूटता है और वही किसान फिर शहर की ओर आते हैं। तो कहीं ना कहीं स्टार्टअप का एक बड़ा पॉइंट लघु सीमांत कृषकों को लेकर के और यूथ को एग्रीकल्चर से जोड़ने का पहल प्रयास होना चाहिए। भारत की तरक्की और उन्नति एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, कृषि प्रधान देश है। आप इसको आप और किसी रास्ते पे ले जाने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छा है, ले जाइए,
लेकिन आईटी हब में भी काम करने वाले 25% लोगों का बैकग्राउंड देखेंगे आप, तो वो कहते हैं कि मेरा दिल आज भी गांव में धड़कता है, मैं गांव में रहता हूँ। जितने लोग हैं कहीं ना कहीं उनके जो पूर्वज हैं या जो है वो कृषि से ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि पहले तो कृषि ही होता था। और आज के डेट पे कृषि को लोग, मतलब बहुत सारे लोग रहते कि बता नहीं पाते कि हम कृषक के घर से हैं, या ऐसे कृषि को लोग छोटी नजरों से देखते हैं। भारत में हाँ प्रकृति ने सूर्य की रोशनी पर्याप्त दी है, बारिश पूरा दिया है, ठंड दिया है, गर्मी दिया है, एग्रीकल्चर को जो चाहिए वो सब चीज दिया हुआ है। लैंड यहाँ पे काफी एरिया में प्लेन है। आप नेपाल में कहेंगे तो वहाँ पे दिक्कत है। आप कई और कंट्री है जहाँ पे या तो सूर्य की रोशनी नहीं है, कई कंट्री है जहाँ पे बहुत बड़ा भूभाग बर्फ से ढका हुआ है, कई देश हैं जिनके पास कृषि योग्य भूमि नहीं है, मतलब उनके पास में या तो समुद्र से वो घिरे हुए हैं। लेकिन भारत में इन सब चीजों का बहुत बड़ा एक बेनिफिट है, प्रकृति का प्यार है। नदियां बहुत हैं, हमारे पास छोटे नाले बहुत हैं, हमारे पास प्रकृति के दिया हुआ सारे वो भौगोलिक व्यवस्था है जिससे खेती की जा सकती है। इसलिए हमारे पूर्वज खेती करते थे और सोने की चिड़िया यूं ही भारत नहीं थी, खेती उसमें बड़ी भूमिका थी। आज हम एग्रीकल्चर को, जैसे आप पंजाब, हरा भरा पंजाब, पंजाब का कोई कलाकार आ जाए आपके सामने टीवी में, या पंजाब का कोई आप किसी भी पंजाब को याद करेंगे तो आपको गेहूं और धान लहलाता हुआ बैकग्राउंड में दिखने लगेगा, आपके दिमाग में सरसों का खेत दिखने लगेगा। लेकिन आप छत्तीसगढ़ को देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में जरूरत है इस चीज की, बहुत बढ़िया यहाँ का प्राकृतिक व्यवस्था है जिसको हम लोग कर सकते हैं। गवर्नमेंट के साथ साथ हमको फार्मर को सेव करने के लिए, मैं आज फिर कहूँगा, एमएसपी और इंश्योरेंस, ये दो कॉम्बिनेशन खेती को बहुत आगे ले जा सकता है। हाँ, आपके कर्जी फार्म के बारे में काफ़ी सुना है, उसमें आपको 3 स्टार रेटिंग भी मिला है, तो इसके बारे में। कर्जी फार्म मेरा बेटा देखते हैं काम, मेरे बड़े बेटा वितीश गुप्ता, और कर्जी की खेती मैं देखता हूँ जो धान गेहूँ का होता है। ग्राफ्टेड प्लांट तैयार करते हैं। अच्छा, तो ये सप्लाई यही होता है कि बाहर भी इसका? क्वालिटी अच्छा है इनका, अच्छा, प्योरिटी है, फार्मर को फेथ है। हम लोग एग्रीकल्चर परिवार से जुड़े, इसलिए लोगों को ज़्यादा फेथ होता है। तो मेरे ख्याल से अभी वो 17 राज्यों में यहाँ से पौधे भेज रहे हैं, क्योंकि फार्मर को फेथ होना चाहिए। और टेक्निकल वो इंजीनियरिंग से किया पढ़ाई। अच्छा। लेकिन हम लोगों के पारिवारिक डीएनए में खेती बहुत है। तो वो जैसी बोला कि मैं इस काम को करूंगा, हम लोग तो सहमति दिए कि हमें मालूम है खेती में सुकून है। लेकिन एग्रीकल्चर का जो मार्केट है या एग्रीकल्चर के से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो तुरंत उसको एक्सेप्ट किए और आज वो अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे से उनके नर्सरी, उनके जो पौधे हैं वो डिमांड हो रहे हैं। जब मुझे सुन के ये खुशी होती है कि मेरा बेटा भारत में पहला ग्राफ्टेड तरबूज की नर्सरी को कमर्शियल लॉन्च किया। तो बेंगलोर के किसी मीटिंग में जब ये बात होती है तो ये लगता है कि कुछ तो अच्छा हो रहा है, कुछ तो अचीवमेंट है। हाँ, हो रहा है। और ये भी अच्छा लगता है कि छत्तीसगढ़ में पहला वेजिटेबल ग्रोअर फार्मर को, वेजिटेबल नर्सरी ग्रोअर फार्मर के नर्सरी को 3 स्टार रेटिंग कर्जी फार्म को पहला मिला। तो ये भी सब चीजों को देख करके बहुत बहुत अच्छा लगता है और अच्छा हो रहा है, अच्छा कर रहे हैं सब। मतलब एक आपकी फैमिली एक आइडल के रूप में कि खेती को कैसे बढ़ाया जा सकता है। मतलब अगर आप खेती को भी एक एडवांस तरीके से, अगर अच्छे तरीके से करें तो प्रॉपर आपका एक खुद का बिजनेस रहता है, इसमें कोई टेंशन नहीं। जॉब्स वगैरह, अगर मेरे को लगता है कि जो जॉब्स वगैरह के पीछे 10-15 हज़ार के पीछे जो भाग रहे हैं, उनके घर में अगर खेती है तो वो एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उनके घर में खेती नहीं, उनके गांव में अगर लैंड है, हाँ, और वो अगर कमर्शियल फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं तो भी यूथ को बहुत अच्छा मौका है, खेती में कर सकते हैं। आप बोले 10-15 हज़ार की नौकरी, मैं एक उदाहरण में बताता हूँ। यही जो हम लोग के खेती को देखते हुए, तो जब आदमी संगत में रहता है तो उसका भी असर पड़ता है। हाँ। मेरा एक स्टाफ जो मेरे दुकान में नौकरी करता था, हाँ, उसके पास लैंड नहीं है। हाँ। एक आध एकड़ पारिवारिक 2 एकड़ लैंड होगा तो अलग बात है, पर उसमें खेती नहीं करता है वो। और आज वो खेती करते करते लाखों करोड़ों रुपए का वो टर्नओवर कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके। तो मैं यूथ से भी यही अपील करूंगा कि एग्रीकल्चर को ना हल्के में मत देखें।
एग्रीकल्चर बहुत बड़ा स्कोप है। आपके पास कैपिटल कम है, आप पहले अनाज की खेती करो, जिसको हम लोग सीरियल क्रॉप बोलते हैं। आपके पास आर्थिक ज़रूरत है, आप बैंक के पास जाओ। आपका बैंक नहीं सुन रहा है, आप अपने जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, कलेक्टर से लेकर डीडी एग्रीकल्चर से, डीडी हॉर्टिकल्चर से मिलो, आपको बैंक सपोर्ट करेगा। आपके जो जनप्रतिनिधि उनसे आप मिलो, बैंक आपको सपोर्ट करेगा। अब एडवांस फार्मिंग हम लोगों को सरगुजा में लाने का हमेशा एक प्रयास रहता है। जैसे मैं बताया कि मैं मक्का और हाइब्रिड धान से शुरू किया, फिर टमाटर मिर्ची पे आए, ड्रिप की फार्मिंग पे आए, फिर अपन ग्राफ्टेड पे आ गए। अभी मेरा छोटा बेटा पहला प्रोटेक्टेड फार्मिंग, जिसको पॉली हाउस के अंदर खेती कहते हैं, हाँ। वो चालू किया। बहुत चैलेंज है, नया चीज़ करेंगे तो सीखने को मिलेगा, बट जिस दिन वो खेती यहाँ पर आ जाएगी और लोग देखेंगे और लोग सीखेंगे, तो हमारा परिवार एक स्टेप आगे युवाओं को दिखाने को रहता है। आज मैं और मेरे दोनों बच्चे जो तैयार हो गए हैं, खेती कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब मेरा फैमिली बैकग्राउंड देखेंगे, मेरे फादर से मैं, मेरे से मेरे दोनों बच्चे, मेरा भाई, हम सब लोग खेती में हैं या एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में हैं। सुकून का काम है, अच्छा काम है, लेकिन खेती बड़ी इंडस्ट्री हो गई है, अच्छा काम हो गया है। अभी जो पॉली हाउस के अंदर फार्मिंग हमने शुरू किया, मेरे ख्याल से संभाग में पहली खेती है। अच्छा। और 2 महीने के अंदर रिजल्ट्स आने शुरू होंगे। अभी कमोबेश ऊपर नीचे रिजल्ट्स आ सकते हैं, पहला खेती है, लेकिन आने वाले समय में पॉली हाउस के अंदर फार्मिंग जब बढ़ेगी, तो ये जो ओपन में बहुत से चैलेंजेस जो खेती के आ रहे हैं वो कम होंगे, और यूथ को ये लगेगा कि मैं एडवांस फार्मिंग की तरफ इसमें भी आगे बढ़ सकता हूँ। तो खेती एक बड़ा विषय है, मैं तो उसी में पला पड़ा हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपका जैसे कि आपका रियल एस्टेट का भी है, तो आपको रियल एस्टेट में कैसे इंटरेस्ट है? वो एक पारिवारिक व्यवस्था ऐसी बनी, कुछ ज़मीनें हमारे मित्र की और हम लोगों की पारिवारिक ज़मीनें थी, और कुछ हमने इन्वेस्ट भी किया, और ऐसी कुछ दोस्तों के साथ मिलकर के हमने एक ग्रुप बनाई और उस काम को चालू किया। सक्सेस हो गया, अच्छा कर रहे हैं उसमें भी, पर फ्यूचर मेरा फार्मिंग है। मैं, वो एक संजोग था कि हमने एक कॉलोनी बना दी, बट आने वाले समय पे मेरा जो फ्यूचर है वो मतलब खेती ही करना है। और आपका पॉलिटिकल में आने का क्या, कैसे आप पॉलिटिक्स में आ गए, या शुरू से ही पॉलिटिक्स के बारे में सोचते थे? पॉलिटिक्स में मैं आया, मैं बताया था यूएस बाबा साहब और टीएस बाबा के साथ मुलाकात खेती वगैरह को लेकर के होती रहती थी। हाँ। फिर यूएस बाबा एक चुनाव लड़ रहे थे, उसमें हम लोग थोड़ा बहुत काम किए जिला पंचायत का। हाँ। उसी का 2008 में विधानसभा चुनाव था। तो मुझे यूएस बाबा और टीएस बाबा बुला के बोले कि आपको ये एरिया में विधानसभा में काम करना है। हाँ। मैं लगभग 39 पोलिंग में काम का जिम्मा मिला। काम किया, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि लोग यहाँ एक्सेप्ट करेंगे। आप फर्स्ट बार में ही मतलब आप या मतलब जीत गए थे फर्स्ट? नहीं, मैं उस समय काम किया 2008 में। अच्छा। और 2008 से विधानसभा में, उस समय हमारी सीट, एक कांग्रेस की सीट थी सरगुजा में, 2 बीजेपी की। मेरे ब्लॉक में 3 सीटें होती हैं। मौका अच्छा मिला, काम किए, रिजल्ट तो सबकी मेहनत से आया, लेकिन हम लोगों का भी नाम हो गया, हम लोग 3 सीट जीत गए। और लुंड्रा विधानसभा, अंबिकापुर विधानसभा में काम करने का मौका पिछले 15 साल से लगातार मेरे को मिल रहा है। मैं काम कर रहा हूँ। मैं चुनाव लड़ा 2014 में। अच्छा। और जिला पंचायत सदस्य का, तो उस समय मैं ब्लॉक अध्यक्ष था। और 2014 में क्षेत्र क्रमांक 1 से मुझे मौका लगा। अभी जो भारत भाजपा के जिला अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया, उनके खिलाफ, उनके साथ लड़ा। हम लोग आमने सामने थे। और एक मैं अच्छे अंतर से चुनाव को जीता 2014 का। अच्छा। तो मुझे लगा कि लोग फार्मर को भी एक्सेप्ट करते हैं। हाँ। और एज ए फार्मर मैं चुनाव लड़ा। ग्रामीण परिवेश का तो मैं हूँ ही, उसका मुझे लाभ मिला। बीजेपी की गवर्नमेंट थी, सिंगल एक ही सीट थी। अच्छा। जिला पंचायत की जनरल सीट। अच्छा। मेरे लिए बिल्कुल नया था, बड़ा चुनाव था, लेकिन कंफर्टेबल मार्जिन से मैं पहला चुनाव जीता। और उसी सीट को 2019 में फिर मुझे पार्टी की तरफ से बोला गया जिला पंचायत लड़ने के लिए। आरक्षण में वो सीट फिर ओपन रहा। और
उससे बहुत बड़े अंतर से मैं जीता, जबकि मैं पहला कैंडिडेट हूँ जो जिला पंचायत चुनाव एक ही सीट से, जनरल सीट से लगातार 2 बार जीता हूँ जिले में। अच्छा। पहला मैं लगभग 5,000 कुछ वोट से जीता था, दूसरा मैं 19,000 से 20,000 वोटों से जीता चुनाव। बड़े अंतर से चुनाव जीता और क्षेत्र की जनता का जो हो सकता था मैं काम करने का प्रयास किया। आपसी में रिलेशन बहुत अच्छा क्षेत्र के लोगों के साथ रहा। संजोग रहा इस बार की वो सीट आरक्षण में महिला सीट हो गई, तो फिर मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ पाया। 2 बार लड़ा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष के रूप में भी काम करने का मुझे मौका लगा, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी काम करने का मौका लगा, और अभी आरक्षण में वो सीटें दोनों महिलाएं होगी तो कहीं लड़ने की गुंजाइश नहीं बनी। शायद लास्ट टाइम आप आप क्षेत्र क्रमांक 1 से थे और आदित्य बाबा भी शायद क्षेत्र क्रमांक 2 से थे, तो फिर उनके साथ आपका जो चुनाव रहा वो कैसा रहा? बहुत अच्छा। मतलब लगता था कि मैं 2 क्षेत्र का जिला पंचायत सदस्य हूँ, और उनके साथ ट्यूनिंग ऐसी थी कि कुछ दौर तक मैं उपाध्यक्ष रहा, कुछ दौर तक वो उपाध्यक्ष रहे। हाँ। पर हम लोगों का काम ऐसा रहा कि लोगों को पता ही नहीं चलता था कि इस क्षेत्र का जिला पंचायत सदस्य कौन है। कोई कंपटीशन नहीं, कोई भेदभाव नहीं, हम लोग दोनों मिल करके बहुत अच्छा से काम किए, और वो मेरा राजनीति का एक बहुत यादगार दौर रहा। आदि बाबा के साथ जो हमने काम किया वो बहुत बढ़िया रहा। क्षेत्र को भी हमने बड़ी बड़ी चीजें दी। अब आदि बाबा के पहल पे बताइए, सरगुजा के लिए एक बड़ी उपलब्धि मैं बताना चाहता हूँ उस जिला पंचायत कार्यकाल का। बाकी तो बहुत से काम है, सड़क पुल पुलिया तो बहुत निर्माण हुए, लेकिन जो माइलस्टोन कहा जा सकता है कोई एक बड़ी उपलब्धि, हाँ। वो जिला पंचायत में उपाध्यक्ष बने। पहले मैं उपाध्यक्ष था, फिर वो बने। हाँ। नीट का सेंटर यहाँ नहीं था। अच्छा। जिला पंचायत से उसके प्रस्ताव को पास किया गया। आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी स्वास्थ्य मंत्री थे, और वो दिल्ली में बैठे, हम लोग यहाँ से पेपर जो भेजना था वो भेजे। हाँ। और नीट का सेंटर हमारे कार्यकाल में खुला। हाँ। जो कि एक बड़ी उपलब्धि। हमारे बच्चों का 2, 4, 5 नंबर तो ऐसे ही कम हो जाता था 3 दिन के ट्रेवलिंग में। हाँ, किसी को बिलासपुर, किसी को रायपुर जाना, और आखिरी क्रूशियल 3 दिन वो कुछ कर नहीं पाते थे। तो नीट का सेंटर भी हम लोग के कार्यकाल में खुला। बाकी बहुत से विकास कार्य हुए उनकी, तो उसमें से एक बात ये रहा। आपके राजनीतिक दौर में ऐसा कोई वाकया या किस्सा जो आपको बहुत ज्यादा यादगार हो? जी, मतलब ऐसा कुछ बताइए जो मतलब आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर करता हो। यादगार पल देखेंगे तो ये जो अपन एग्रीकल्चर में खड़गे जी के माध्यम से फार्मर मीटिंग राहुल जी ने लिया मेरे ब्लॉक में या मेरे जिले में, उस समय जिला कांग्रेस अध्यक्ष था, और मंच से उन्होंने घोषणा किया कि एमएसपी को कानूनी मान्यता दी जाएगी। मेरे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ। ये तो तय है कि जब भी कांग्रेस आएगी तो एमएसपी को कानूनी मान्यता मिलेगी। तो सरगुजा की धरती से उसकी शुरुआत हुई। अच्छा। एक अगर हम लोगों के राजनीतिक दौर में बात कहेंगे तो कुछ चीजें हुई, जैसे सड़कों का एक जाल बिछा, ग्रामीण सड़कों का, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत, गौरव पथ के तहत। बाकी डैम के सड़क को आप जाके देखें 7 किलोमीटर का, तो आपको कोई भी इंडिया का हिल स्टेशन या दर्शनीय स्थल से बाकी डैम भी अपने आप में बहुत खूबसूरत दिखेगा। पहुंच विहीन था पहले। ऐसी कई सड़कें बनी। एक सड़क जिसपे हम लोगों ने चंदा लेकर के मिट्टी मुरम डाले थे, उस सड़क को हम लोगों ने अपने कार्यकाल में आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी की पहल से या उनके मंत्री होने के टाइम पे हम लोगों ने बनवाया। ऐसी 40-50 सड़कें हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचा दिया। अगर आप इन चीज़ों को देखेंगे तो घुनघुट्टा डैम में एक बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ। एक तो उससे मैं सामाजिक व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ हूँ। साथ में वहाँ पर हम छठ पूजा बहुत बड़ा करते हैं। अच्छा। तो उस डैम को हम लोग देख रेख संधारण होता है तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसके कैनाल के अंतिम छोर पे जो पानी पहुंचा, ये मेरे राजनीतिक जीवन की बड़ी उपलब्धि है। फतेहपुर डिस्ट्रीब्यूटरी का काम चालू हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये सब पहल एक टीम के साथ मिल करके, आदि बाबा जिला पंचायत में थे उपाध्यक्ष, टी.एस. सिंहदेव जी पंचायत मंत्री थे, और गवर्नमेंट थी 19 से 24 के बीच में। तो इन दौरों में हम लोगों ने ऐसे कुछ काम किए, कुछ हाई मास्क लाइट लगे। तो इन सब चीज़ों में पहल हुआ हम लोग की तरफ से। स्वीकृति ऊपर से आई, लेकिन पहल हम लोगों के कार्यकाल में हुआ। तो एक महसूस होता है कि कुछ जवाबदारियां जो मिली, जैसे मान लीजिए समितियों की संख्या बढ़ गई, ये उसी दौर की बात है।
कि 27 से लेकर के आज 40 समितियाँ होंगी, तो उसी दौर में बढ़े। कुछ बाजार हाट बनने शुरू हो गए, तो ये उसी दौर में हुए। जब महिलाओं के लिए एक सामुदायिक भवन बनना शुरू हो गया, भवन बिहान, ये कहीं ना कहीं टी.एस. सिंहदेव जी के विचार में बातें थी, उसको हम लोग मूर्त रूप फील्ड में दे रहे थे। तो एक टीम के साथ मिल करके, एक टीम का हिस्सा बन करके मैं काम किया। इन चीज़ों को देख करके मुझे भी लगता है कि मैं कुछ राजनीतिक उपलब्धियाँ हम लोगों को मिली। जब दरिमा का तहसील खुलवा लिए, अच्छा, तो एक महसूस हुआ कि एक बड़ा काम हमने अपना कर लिया। जब दरिमा CSC बन गया, तो वो एक बड़ी उपलब्धि लगती है कि बड़ा अस्पताल हमने दरिमा में बना दिया। तो जिस क्षेत्र से आप जुड़े हो, उनके अगर बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था आप कर देते हैं, कुछ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का काम कर देते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं सुकून महसूस होता है। पर अगर बहुत काम हुए तो कुछ काम छूटे हैं जिनको आज भी दिमाग में, जहन में बैठा हुआ है। अभी मौका लगेगा तो उनको भी पूरा करेंगे। अच्छा। मैंने ये भी सुना है कि आपके ये जो पॉलिटिकल करियर था, इस टाइम पे आपके ऊपर केसेस भी हुए। हाँ, ऐसा मतलब क्यों, उसकी सच्चाई क्या है? वो एक एक्सीडेंट था। अच्छा। एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था मेरे गांव में। मेरे फादर की पूरी लैंड है वहाँ पे, और उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को जिम्मा दे रखा था काम का। मैं उस दिन पार्टी की मीटिंग से बाहर गया हुआ था, मतलब रायपुर में था, और वो एक दुर्घटना हुई। उस समय मैं भी मौके पे नहीं था, ना परिवार के कोई सदस्य थे। उसी दिन मेरी बुआ जी हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, कुछ कारण से तबीयत उनका ठीक नहीं था। तो जब सुनने को मिला, तो हम लोग तुरंत जो हो सकता था करने का प्रयास किए। पर उसमें मुझे राजनीतिक व्यक्ति था, तो कुछ लोगों ने इसमें पहल प्रयास करके मुझे जोड़ने का प्रयास किया गया, जबकि न तो लैंड मेरे नाम पे, न कंस्ट्रक्शन में मेरा कोई भूमिका, न उस दिन मैं मौके पे खड़ा था। केस हुआ, बट जिस परिवार में घटना घटी थी, वो परिवार के लोग सच्चाई जानते थे, और उन लोगों ने मुझे बताया कि उनके परिवार के लोगों का डेथ हुआ है, पर उनका भाई अभी जीवित है। तो मुझे इस तरीके से उन लोगों, परिवार के लोगों ने सपोर्ट किया कि वो केस फिर आगे चल करके, अभी चल तो रहा है केस। अच्छा। मुझे लगता है कि वो केस आगे चल करके, अब न्यायालय क्या फैसला देती मैं नहीं कह पाऊंगा, पर मुझे सुकून है कि गांव के लोगों ने सच्चाई सामने रखी। ऐसी एक दो और मामले थे, किसी पंचायत का भी मामला था। हमने कुछ बात कही, लोगों को अच्छी लगी, लोग सब जुड़ गए साथ में। हमने एक बड़ा उसमें पंचायत के हित का काम किया, लेकिन उसे पॉलिटिकल स्वरूप दे करके कुछ केस वेस किए थे। बट ये मेरे जीवन में यही सब कुछ चक्का जाम और यही सब एक दो राजनीतिक केस रहे हैं, पॉलिटिकल केस है। ये पक्ष विपक्ष के दौर में जब आपके ऊपर लगता है, तो ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपको और परिपक्व करता है। तो बहुत दिक्कत नहीं, न्यायालय जो भी फैसला देगा मुझे लगता है कि सही रहेगा। आपको मतलब एक राजनीतिक का या पॉलिटिकल का ये माइनस साइड है कि आप कुछ अच्छा भी करते रहो, या फिर करो तो वो केसेस, ये आम बात भी हो जाती है मेरे ख्याल से। एक बात इसमें और है ना कि आप जब सामाजिक जीवन में रहेंगे, हाँ। वहाँ भी कंपटीशन है। हाँ। अगर बीजेपी आज पूरे देश में राज कर रही है, तो 33% सुपर मत उनको कभी नहीं मिले। लोकसभा में बीजेपी को 33% का वोट पार नहीं किया कभी। अच्छा। मान लीजिए, तो वैसे सब लोग मेरे विचार से, मेरी कार्यशैली से सहमत होंगे, ये संभव नहीं है। तो सभी टाइप के लोग होते हैं, इसमें कहीं कोई बात नहीं है, पर वो भी कल कन्विंस हो जाते हैं कि नहीं ये गलत तो नहीं था, तो कल वो भी पक्ष में आते हैं। तो ये जब चीजें चलती रहती है, पार्ट ऑफ लाइफ। यदि आप सार्वजनिक जीवन में रहेंगे, अच्छा बुरा सुख दुख, चार परिवार के चार लोगों के साथ रहेंगे, तो कभी विचार आपस में टकराएगा, तो उन सब के सब नतीजे रहते हैं। मैंने सुना आपके पिताजी को भी नोबेल पुरस्कार मिला है। नहीं, एग्रीकल्चर पे काम करने के लिए कई राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड भी उनको मिले हैं। अच्छा। और प्रदेश में भी अवार्ड मिला है। अच्छा। और जिला स्तर पर भी उनको मिला है। अच्छा। वो पूरा जीवन उनका खेती में समर्पित है, मतलब वो साइकिल से खेती करने जाते थे, और आज वो 79 ईयर ओल्ड है। हम लोग के दबाव में स्कूटी से जाना बंद किए हैं। तो अभी भी खेत पूरा, धान का पूरा कंट्रोल वही करते हैं। अच्छा। पूरी हमारी जमीन की खेती के बारे में उन्हीं का सलाह मशवरा चलता है, और आज भी खेती के बारीक जानकारी जितना उनके पास है, वो बहुत लोगों के पास नहीं होगा। तो उन्हें कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले, प्रदेश में भी पुरस्कार मिले उन्हें, और हम लोग को
महसूस होता है कि मेरे फादर को फार्मिंग के लिए सरगुजा के लोग जानते पहचानते हैं। मतलब एक अगर आप एग्रीकल्चर को लेकर के चले तो एक अच्छा स्कोप भी है, एक अच्छा जिससे आपको मान सम्मान भी मिलता है और लोग भी इससे जुड़ते हैं। यूथ के लिए तो एक संदेश दूंगा कि एग्रीकल्चर में वो जो फोटो आते हैं, गमछा रखा हुआ है और नागर जोत रहा है, हाँ ये पुरानी बात हो गई। अब एआई टेक्नोलॉजी भी खेती में आ गई है। हाँ उसका एक पार्ट ड्रोन है। हाँ आज इरिगेशन सिस्टम में पूरा एआई टेक्नोलॉजी का कंट्रोल हो गया कि मॉइस्चर कितना है, कितना लीटर पानी देना है, और जो पानी है उसका ईसी पीएच क्या है, उन सब चीजों को इनके साथ चल रहा है। फर्टिगेशन में उसका एक बड़ा भूमिका हो गया, और सॉइल का हेल्थ का पोजीशन, सॉइल में क्या चीजें हैं क्या नहीं है, इन सब चीजों पर एआई टेक्नोलॉजी का एक बड़ा भूमिका हो जा रहा है। तो खेती टेक्नोलॉजी का हो गया है, यूथ के लिए एक बड़ा चीज है। प्लांट में क्या बीमारी आने वाली है, ये जब आप नजर से देखते हैं तब तक लेट हो जाता है, लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी आ रही है जिसमें एआई की भूमिका है, वो पहले बता देगा कि आपको ये न्यूट्रिएंट, आपको ये फंगिसाइड डालनी है, इतने मात्रा में डालना चाहिए, और उसके आधार पे आपको आपके प्लॉट को, आपके खेत को सही न्यूट्रिएंट मिल जाएगा, आपके प्लॉट को सही इंसेक्ट पेस्ट से कंट्रोल मिल जाएगा। तो खेती आगे इंडस्ट्री का स्वरूप लेगी। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिस दिन गवर्नमेंट एग्रीकल्चर को टैक्स एग्जेम्प्टेड इंडस्ट्री का स्वरूप दे दे और बैंक उनको फाइनेंस की सपोर्ट करना शुरू कर दे। यहाँ के किसानों को आर्थिक संपन्नता अभी नहीं है, कैपिटल नहीं लगा पाते हैं। जब हॉस्पिटल को और होटल को आप इंडस्ट्री का स्वरूप दे सकते हैं, अच्छी पहल है। तो एग्रीकल्चर को भी टैक्स एग्जेम्प्टेड इंडस्ट्री का स्वरूप देना चाहिए। देखिए, छत्तीसगढ़ को अगर कोई बहुत आगे बढ़ा सकता है, कोयला खनन करने से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ने वाला नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट आप कर दें, छत्तीसगढ़ बहुत आगे बढ़ जाएगा। आज के डेट पे तो ऐसे कई से क्रॉप्स है जिनके मतलब लाखों में किलो में मिलते हैं। बहुत सारे मशरूम के भी होते हैं, या फिर आजकल तो केसर के भी बायोमेट्रिक्स उत्पादन होने लगे हैं। केसर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। केसर की फार्मिंग अभी रिसर्च का पार्ट है। हाँ, वो भी पूरा इन्वॉल्व, मतलब फैन पैड के साथ में कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग पैक हाउस के अंदर करते हैं एसी लगा करके, बट वो अभी रिसर्च चल रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है, क्योंकि उसके बल्ब को फिर कुछ समय तक रखना पड़ता है, फिर लानी पड़ती है। बट जो सुनने में आ रहा है कि छोटे छोटे सक्सेस स्टोरी बनने शुरू हुए हैं। 2-4-5 साल में केसर आ जाएगा, और केसर हमारा बहुत सबसे महंगा फूड प्रोडक्ट में से एक है। लेकिन केसर के अलावा जैसे मशरूम की बात की, मशरूम कल्टीवेशन सक्सेस है। हाँ, और उसमें कई वैरायटी के मशरूम है। हाँ, और मशरूम का उतना ही कस्टमर है, हाँ, उतना डिमांड है उसका, हाँ, वो हो सकता है। और भी कई, आप भी देखिए, लोग कहते हैं कि जो फार्मिंग अपने फ्रूट्स के हो रहे हैं उसमें काफी पैसा लोगों के बन रहे हैं। एग्रीकल्चर का एक बड़ा स्वरूप सामने आ रहा है। फिर मेरी अपील वहीं पे कि जब मेरे 2 बेटे यूथ हाँ, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, आर्थिक रूप से वो संपन्न थे कि कोई भी काम कर सकते थे, हाँ, बिल्कुल, तो मैं समाज को यही मैसेज दूंगा कि खेती को एक व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखना शुरू करें और यूथ खेती में आए। हाँ, उनके पास नए आइडियाज होते हैं, नए काम को करने का तरीका होता है। अगर वो खेती पे कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा बात है, क्योंकि आज के डेट पे यूथ है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि उनको करना क्या है। यूथ को ये समझना पड़ेगा कि खेती भी कर सकते हैं। हाँ, अभी बच्चों को सब्जेक्ट सिलेक्शन में हाँ, एग्रीकल्चर को उनको दिलाया जाता था जो थोड़ा सा एवरेज थे। हाँ, अब एग्रीकल्चर वो लोग ले रहे हैं जो पढ़ने में तो अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग एग्रीकल्चर लेना शुरू कर दिए हैं कि जो फ्यूचर में एग्रीकल्चर पे काम कर सकते हैं। एग्रीकल्चर छोटा तो नहीं है ना, नहीं, बिल्कुल। आप फार्मिंग देख लिए, ठीक, हॉर्टिकल्चर देख लिए, फिर फ्लोरिकल्चर एक बहुत बड़ा चीज है, फिशरी बहुत बड़ा है, फिर आपके पास में मान लीजिए कि गोटरी है, पिगरी का काम है। बहुत एग्रीकल्चर तो बहुत वाइड है, बहुत बृहत है, फ्लोरिकल्चर है। तो एग्रीकल्चर को इस नजरिए से आप देखेंगे
मछली एक बहुत बड़ा उद्योग है, लोग खाते भी हैं और उनको नीड भी है और टनों टन में आता भी है। हाँ। आज झींगा हमारा अमेरिका जाता था, अच्छा। मान लीजिए किसी राजनीतिक कारणों से उसके ऊपर काफी ज्यादा टैक्स का भार पड़ गया और टैरिफ बढ़ गया तो जाना रुका है। बट कई सालों से तो जाता था ना, आगे भी जाएगा। हाँ। कोई और कंट्री में जाएगा। तो एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा वो है, फील्ड है। आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, केवल टमाटर मिर्ची नहीं है। आप उसके जो एग्रीकल्चर के जो 5 सिस्टर्स कहलाते हैं, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ये सब चीजों को आप फिशरी, गोटरी, कई कहानी गोटरी के सुनने को मिलते हैं। हाँ। तो इन सब चीजों को आप लोग आगे देखेंगे, यूथ करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। पहले क्या होता था ना, एग्रीकल्चर को लोग बाय चांस ले लेते थे, बाय चॉइस नहीं लेते थे, बल्कि अब उसको बाय चॉइस लेना चाहिए और बाय चॉइस कर भी रहे हैं। लेना चाहिए ना। 1 एकड़ खेत को पहले जोतने में 350 किलोमीटर चलना पड़ता था। अच्छा। आपको बता दूं, अगर 3 बहु खेत को जोतना है तो बैल के साथ आदमी 300 किलोमीटर चलता था 7 दिन तक। 2-3 बार जोतते थे हम लोग। हाँ। अब तो वो समय नहीं है ना, अब तो ट्रैक्टर से जोतना है आपको। हाँ, बस 5-10 मिनट, आधा घंटा में। हाँ, 9 नागर चल रही है, उससे बेहतर रोटावेटर है। उसके बाद में आपके पास रोटावेटर के बाद में आप देखेंगे तो सीड ड्रिल है, सुपर सीडर है। मतलब इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आगे यूथ अडॉप्ट करेगा उसको। अच्छा। मैं एक चीज़ ये जानना चाहती हूँ कि मतलब आपको जैसे फार्मिंग का किए, फिर पॉलिटिक्स का किए, तो इन सब के जर्नी में सबसे ऐसा क्या चीज़ है जो सबसे अच्छा लगा होगा सारे करियर में आज तक में? नहीं, मुझे फार्मिंग पसंद है। मतलब फार्मिंग आपका बेस्ट है? हाँ, मन में रचता बसता है और थोड़ी संतुष्टि पॉलिटिक्स करने से भी मिलती है। हाँ। जब आप किसी के हित का काम कर देते हैं। हाँ। छोटा ही काम बोलूं, कोई अस्पताल में एडमिट है, आपने उसकी मदद कर दी। फोन आपके पास आ गया, आपने उसका मदद कर दिया। कोई बेवजह कहीं परेशान है, कोई व्यवस्था दे दी। आपने इरिगेशन से में कुछ काम किया और फार्मर को पानी मिल गया। कहीं ट्रांसफार्मर, बिजली की दिक्कत है, किसानों का कई एकड़ का फसल खराब हो रहा है, आपने वहाँ काम कर दिया। इन सबसे संतुष्टि तो मिलती है सेवा भाव से। बट जब खेत के साथ मैं काम करता हूँ तो खेती, किसी भी चीज़ की खेती हो, चाहे वो वेजिटेबल फार्मिंग हो, चाहे सीरियल क्रॉप हो, चाहे प्रोडक्टिव फार्मिंग हो, सभी प्रकार के काम हम लोग घर में कर रहे हैं। तो बहुत खेती से सुकून मिलता है। मैं किसी से भी मिलती तो मेरे 2 क्वेश्चन होते हैं जो मैं मतलब पूछती ही हूँ। पहला ये है कि मान लीजिए अगर आप फिर से, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन अगर आप 22-23 साल की उम्र में पहुँच जाते हैं तो ऐसा क्या है जो आप करेंगे? खेती को बहुत एडवांस लेके आता है। अभी तो है, मतलब 22-23 साल का मैं नहीं हूँ, पर मेरे दोनों बच्चे हैं। हाँ। तो वो लोग कर रहे हैं। हाँ। मेरे को लगता है कि अगर मुझे मौका लगता तो जो मैंने बीच में 10-15 साल बिजनेस में डाल दिया, हाँ। तो मैं रेगुलर फार्मिंग करता। अच्छा। और एग्रीकल्चर के साथ में मैं थोड़ा एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो जिन कामों को नहीं कर पाया हूँ, अभी तो लंबा करियर है मेरा, उनको आगे करूंगा। लेकिन अगर इतना लंबा समय मिलता तो। और मान लीजिए किसी रीजन से आप 0 पे आ जाते, आपकी सारी कुछ मतलब जो चीज़ें आज तक आपने किया सारा कुछ 0 हो जाता, शून्य हो जाता, खत्म हो जाता, तो फिर आप क्या करते, क्या स्टार्ट करते? देखिए, उतना निगेटिव तो मैं सोचता नहीं। नहीं, नेगेटिव नहीं, बस और एक मान के चलिए कि अगर मैं मुझे फिर से 0 से अगर स्टार्ट करना होता तो मैं खेती में ही काम करके अपने आप को, क्योंकि मेरे अंदर स्किल उसी का है। अच्छा। और खेती के साथ साथ मैं जो पॉलिटिक्स करता हूँ, इसके कॉम्बिनेशन से ही अपने आप को मैं आगे बढ़ाता। लेकिन मेरे लिए भी एक उपलब्धि है कि अगर मैं खेती देखता हूँ तो मेरे फादर की देखरेख में कर रहा हूँ, अच्छा किया। पॉलिटिक्स किया, आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी की देखरेख में मैंने किया, अच्छा काम किया। जितना कर सकता था उतना किया। रिजल्ट्स तो ऊपर नीचे आते रहते हैं। पर अगर कभी कोई चीज बहुत नीचे से फिर शुरू करना पड़े तो मैं आज के डेट में अपनी सोच को नहीं बदल पा रहा हूँ। मैं एग्रीकल्चर के साथ में समाज सेवा का काम करते रहता और खेती को ही अपना करियर में चुनता। अच्छा। और ऐसा कोई मतलब बचपन में, जैसे बचपन से ही आपको किसान ही बनना था, जैसे सबके सपने होते डॉक्टर, इंजीनियर या ये करना है, तो आपका क्या सपना था? मेरे फादर का इच्छा था कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं। हाँ। मैंने सीए की आधी पढ़ाई भी की। लेकिन पारिवारिक संजोग ऐसा था,
कि मैं वापस आया और आने के बाद मैंने खेती शुरू की। खेती के बाद में चूंकि हम लोग व्यवसायिक परिवार से थे तो मैंने शॉप भी किया, वो भी एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ काम किया। फिर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का काम शुरू किया। तो सोच तो थी पढ़ाई करके किसी और लाइन में जाने का, फार्मिंग को अच्छा करता, इंडस्ट्री का दर्जा दिलाने की कोशिश करता और नीचे के जो किसान हैं उनकी आर्थिक संपन्नता पे मैं काम करता। फार्मर बनाने का इच्छा उस समय भी परिवार के लोगों को कम रहता था। हाँ। तो मैं पढ़ाई किया, दिल्ली में रह करके सीए किया, पढ़ाई में भी मैं ठीक ठाक था। लेकिन बाद में वापस आया अधूरा पढ़ाई छोड़ करके और फिर फार्मिंग में घुस गया। तो अभी तक फार्मिंग और बिजनेस दोनों का काम आज भी है कि मैं किसान हूँ तो मेरा बेटा इंजीनियर डॉक्टर बने, आज भी ऐसा थॉट नहीं। रहता मेरा बेटा पढ़ा तो इंजीनियर मैं आपको बताऊं तो मैंने छोड़ के रखा था कि बेटा जो इच्छा वो करो। हाँ। तो पढ़ा इंजीनियरिंग। हाँ। छोटा बेटा पढ़ाई किया कॉमर्स की। अच्छा। और जब उसके तरफ से मैसेज आया कि मैं फार्मिंग ज्वाइन करना चाहता हूँ, छोटे बेटे की तरफ से मैसेज आया अच्छा। मैं फार्मिंग और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में ही काम करूंगा। तो ये लगा कि बहुत कोई संजोग अच्छा होगा कि मैंने अच्छा काम किया, क्योंकि देखिए सुबह का नाश्ता और रात का खाना अगर फादर अपने बच्चों के साथ कर रहा है तो एक ये भी एक बड़ा अचीवमेंट है जीवन का, तो वो उसका सुख मिल रहा है। मतलब आप फैमिली को लेकर के चलने वाले व्यक्ति, मतलब फैमिली, आप जॉइंट फैमिली में रहते? फैमिली को लेकर के चलने का मन बनाता हूँ। कभी कोई चूक होती है तो सुधारने की भी कोशिश करता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि परिवार जुड़ के चले। और परिवार, जब परिवार को ही जोड़ के अपन नहीं चल पाएंगे तो एक अपने आप में, अपने लाइफ स्टाइल में या अपने जो कार्यशैली है उसमें प्रश्न चिन्ह लगता है कि कोई ना कोई तो चूक हमसे हो रही है। तो मैं परिवार जोड़ के चलने का कोशिश करता हूँ, उसमें काफी हद तक मैं सफल भी हूँ। अच्छा, आप अपने साइड से ऐसा कुछ, मतलब मैं, मेरे को जो पूछना था मैं तो अभी तक मैं पूछ ली, ऐसा कुछ है जो आप बताना चाहते हैं जो मेरे को भी ना पता हो या किसी को भी ना पता हो? ऐसा मेरा जीवन तो बड़ा खुला किताब टाइप है। बट एक दो बातें कहूंगा मैं। एक तो यूथ जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं वो अपने डॉक्यूमेंट चेक कर लिया करें कि उनके जो सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट है वो सही है या नहीं। तो एट 11th आवर 5-7% लोगों को इसमें दिक्कत जाती है। अच्छा। और दूसरा, ट्रेवलिंग को लेकर के सभी यूथ से मैं कहूंगा कि सेफ्टी फर्स्ट। ओके। ये दो चीजों का मैं आपके माध्यम से संदेश दूंगा कि ट्रेवलिंग कर रहे हैं, चाहे वो गाड़ी खुद चला रहे हैं या किसी संसाधन के साथ जा रहे हैं, तो सेफ्टी फर्स्ट। पता चला ट्रेन आने वाली है, बहुत जल्दी है, तो अपन कोई देख नहीं रहा, अपन ट्रैक दौड़ के पार कर ले रहे हैं। तो इन सब चीजों का अनुभव रहा है, निगेटिव पॉजिटिव मैंने देखा है। तो मैं ट्रेवलिंग फर्स्ट, सेफ ट्रेवलिंग की बात कहूंगा। और दूसरा, जो यूथ कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो एक बार माइक्रो नजर से, बारीक नजर से अपने डॉक्यूमेंट को भी चेक करे और ये महसूस करना चाहिए कि पहला जो संसाधन उसके पास उपलब्ध है, उसके परिवार के पास उपलब्ध है, उन संसाधनों को बिल्कुल बाईपास करके कोई नए काम की तरफ बढ़ने से पहले एक बार उन संसाधनों का भरपूर उपयोग करने का एक प्रयास उसको करना चाहिए। न कि मेरे पास मान लीजिए कि खेत है, मेरे पास मान लीजिए कि संसाधन कोई और है, तो उन चीजों को देखे आगे का दौर बहुत कंपटीशन का आने वाला है। युवाओं का देश है, युवाओं को सही रास्ते पे चलने का सलाह, नशा से परहेज करें यूथ, ये मैं अपनी तरफ से बात कहना चाहूँगा। आपका जो मतलब ट्रैवलिंग को लेकर के, और आप मतलब ट्रैवलिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, ट्रैवलिंग करें, सेफ ट्रैवलिंग करें, खूब जरूरत के हिसाब से जितनी जरूरत उतनी ट्रैवलिंग करें। पर मैं एक अभी आपसे जो बात कर रहा हूँ ना, तो एक गार्जियन के रूप में मैंने बात यूथ को बोला। 54 साल का मैं हूँ, तो जो 18 से 30 साल का यूथ है, जो इस नजरिए से मैं अपने घर के बच्चों को देखता हूँ, उसी नजरिए से मैं इस बात को कह रहा हूँ कि रिस्क ट्रैवलिंग अच्छी बात नहीं है। बाइक बहुत गलत चला रहे हैं, कुछ लोग नशा करके गाड़ी चला रहे हैं, इन सब चीजों में कहीं माफी है ही नहीं है। तो इन चीजों को उनको सावधानी बरतना चाहिए। आपको मतलब ऐसा कोई जगह है जहाँ आप जाना चाहिए, ऐसा कोई जगह जो प्लेस रहते ना जिसको देख? कुछ बहुत अच्छी खेती हमारे भारत में होती है, उनमें काफी तो मैं देख चुका हूँ। लेकिन भारत के बाहर खेती को मैं
देखना चाहता हूँ। 1-2 जगह गया हूँ, पर अभी मन अधूरा है कहाँ? कि मैं यूरोप में गया हूँ कई जगह अच्छा। पे। और लेकिन मेरा अभी जो मन है हाँ। वो यही है कि जो बहुत अच्छी खेती जहाँ जहाँ होती है देश में, उन सब जगहों को मैं क्रमशः देखूं और उनमें से कुछ चीज़ सीख समझ के सरगुजा और छत्तीसगढ़ के और संभाग के किसानों को उसको शेयर करूं। मेरी मनसा अब ये है कि घूमने वाला काम तो बहुत हो गया है, एग्रीकल्चर को सीखने समझने के लिए हाँ। ये जो अभी हम लोग के पास समय बचा है, हाँ। इसमें मैं चाहता हूं कि उनको सीखूं, देखूं, समझूं, गहराई के साथ देखूं और उसको हम लोग यहाँ पर अडॉप्ट कर सके। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हाँ, वेदर। लेकिन जिन चीज़ों को देखेंगे तो समझ में आएगा कि उनको अडॉप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उनके पास तो और टेक्नोलॉजीज होती हैं और अच्छे तरीके से होते हैं। मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, अगर आप कभी राजनीति में, पद में, पावर में आए तो आप एग्रीकल्चर को क्या देना चाहते हैं? वो जवाबदारी का हिस्सा है मेरा और हम लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके थे। जब 2019 से 24 की सरकार थी तो टी.एस. सिंहदेव जी उस पर भी पहल भी किए थे। लेकिन एक छत्तीसगढ़ के अंदर जैसे महाराष्ट्र में बारामती है, उस लेवल का एक रिसर्च सेंटर और उस लेवल का एक फार्मिंग के डेवलपमेंट के काम के लिए एक यूनिट की स्थापना केवीके से थोड़ा और बड़ा करके हम लोग दिखाना चाहते हैं, जिससे कि वो अनवरत चलता रहेगा, क्योंकि शासन का रहेगा, सरकार की चीज रहेगी। तो वो जो देश में बारामती में जो चीज आज होती है, वो चीज हम लोग चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में कोई एक ही जगह पे वो बन सकती है। तो छत्तीसगढ़ के किसानों को अप्रोच में रहे और वो मैं यूनिट चाहता हूँ कि कभी हम लोग गवर्नमेंट में आए तो मैं अपने बड़े नेताओं के पहल से उस यूनिट को किसानों के हित में चालू करें और वो रिसर्च सेंटर, वो डेमोन्स्ट्रेशन फार्मिंग का जो काम करने का जो चीज़ है, वो छत्तीसगढ़ के फार्मर्स को काफ़ी आगे लेकर के जाएगा। छत्तीसगढ़ भी सेंटर है, एक उड़ीसा बगल में है, मध्य प्रदेश बगल में है, महाराष्ट्र का आधा पार्ट इधर आता है, झारखंड हमसे बहुत दूर नहीं है। तो एक बड़ी उपलब्धि रहेगी और मेरी मंशा है कि वो एक रिसर्च सेंटर जो केवीके से थोड़ा बड़ा स्वरूप रहेगा, उस रिसर्च सेंटर का मैं निर्माण यहाँ पर हो और गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम से उसका संचालन हो। तो जब किसान देखेगा तो बिलीव ऑन सीन, यूथ से लेकर के जो परंपरागत कृषक हैं उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि रहेगी। और ये मेरे दिमाग में रचा बसा है कि कभी मौका लगा तो मैं इसको पहल करके हम लोग इसको बनाने का प्रयास करेंगे। आपकी पूरी जर्नी में कौन कौन सी समस्या मतलब आई हैं अभी तक में, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई पार करने में? जीवन में तो रोज ही समस्या है। हाँ। या कह लीजिए रोज कोई ना कोई चैलेंज है। अगर समस्या उसको ना कहे तो चैलेंज है। हाँ। पर उसको पार करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है और चैलेंज लर्निंग रहे आपके लिए, ना कि आपको वो मतलब रोके। तो मैं तो बिजनेस हो, मेरे पास एग्रीकल्चर के लिए लैंड कई बार नहीं थे, कर्जी का लैंड था पर वहाँ पे सब्जी खेती वाली जमीनें नहीं थी, तो भी हम सरगावा में यूएस बाबा से लेकर के किए। तो बिजनेस करते तो बहुत सी दिक्कतें थी, बट उन सब चीज़ों को लर्निंग करते हुए, सीखते हुए, समझते हुए और उसको किए। लेकिन चैलेंज जो भी मिला उसको मैं एक चैलेंज को हल करने पे विश्वास रखा, थोड़ा टाइम लगा, पेशेंस के साथ और समन्वय बैठा करके मैं उन चैलेंजों को हल किया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। कोई बहुत उपलब्धि मेरे जीवन में नहीं है, लेकिन कम भी नहीं है। मतलब जो एक सामान्य व्यक्ति रहता है, मैं उस लेवल पे एक सक्सेस फार्मर के रूप में अपना पहचान बनाने की कोशिश में आज भी लगा हूँ। और खेती तो ऐसा चीज़ है कि रोज सीखने को मिलता है, जो आज सीख गए कल उसको और आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, तो उसी में हम लोग लगे रहते हैं। कभी ऐसा नहीं लगा कि क्या ही कर रहे, सब छोड़ और दें? कभी ऐसा कोई मोमेंट आया? नहीं, छोड़ने का मोमेंट तो कभी नहीं आया, क्योंकि जवाबदारियों से भरा हुआ जीवन रहता है और वो एक डरपोक नेचर को प्रदर्शित करता है कि नहीं अब मैं कुछ करूँगा नहीं। मैं तो रोज कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास करता हूँ और उसी रिसर्च में लगा रहता हूँ कि मैं आज के दिन में शाम को मूल्यांकन भी करता हूँ कि आज मैंने कोई नया या कोई पॉजिटिव वर्क किया कि नहीं किया। तो वो मेरे दिमाग में एक बात चलते रहता है।
और मतलब ऐसा कुछ ऐसा फनी मोमेंट या वाकया कुछ ऐसा काम करके लेकर के, चाहे वो राजनीतिक में हो चाहे आपके फार्मिंग में हो? अब फनी ऐसा तो कुछ तुरंत याद नहीं आ रहा है, लेकिन बस एक सामान्य जीवन जिए हैं दोस्तों के साथ, परिवार के साथ। सब कुछ अच्छा रहा है। और परिवार भी ठीक ठाक है। 2 बच्चे हैं मेरे, दोनों अच्छे हैं। छोटे भाई के बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो बहन है, वो सब परिवार ठीक है। तो ऐसा कोई फनी वाकया तुरंत तो मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूँ एकदम। मतलब आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, मतलब इतना सरल स्वभाव के, इतने अच्छे से, क्योंकि हम लोग जब लोगों को दूर से देखते हैं तो उनके बारे में जान नहीं पाते हैं। जैसे कि कई बार आपके बारे में बस सुने थे, लेकिन आज आपसे बात करके पता चला कि आप मतलब बहुत सरल, शांत स्वभाव के और परिवार को लेने वाले व्यक्ति हैं। तो आपसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और आपसे भी अब लगता है फार्मिंग करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। यदि कुछ लोगों को मेरी बात से एग्रीकल्चर में जुड़ने का मन हुआ, तो आए, वो मेरे साथ मिले। मेरे जो एग्रीकल्चर के जो हम लोग काम करते हैं, पॉली हाउस हो, चाहे पॉली हाउस के अंदर फार्मिंग हमने जो शुरू की है, ओपन फील्ड में जो फार्मिंग करते हैं, सीरियल्स क्रॉप है, धान पे कुछ कुछ नया काम करते रहते हैं, मक्के की खेती पे काम करते हैं। तो इनको देखें, समझें और फिर एनालिसिस करें, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसके लिए मेरे पास हमेशा समय है। और जो कोई यूथ आपके माध्यम से सुना, समझा, तो वो जब भी आएगा तो मुझे उसको फोन पे आप पूरा डील या समझा नहीं सकते, बिल्कुल नहीं, पर वो बिलीव ऑन सीन पे हम लोगों को रहता है। खेती में आए तो आगे देखें, समझें, अच्छा लगेगा उनको। मैं खुद भी अब देखना चाहती हूँ। बिल्कुल आइए। खुद भी, क्योंकि आप इतना ज़्यादा बता दिए हैं कि मेरे को अब खुद भी देखने का इच्छा हो रहा है कि किस तरीके से खेती होता है, किस तरीके से आप एडवांस लेवल पे कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं खुद भी देखना चाहती हूँ। स्वागत है हमारे फॉर्म पे। हाँ जी, नमस्ते।